दोस्तों, किशोर टीचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप सी-टेट, बी-टेट या किसी भी तरह की टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किशोर टीचर एकेडमी से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए बिना देरी किए आज का इस प्रश्न को लेते हैं। डियर गाइज, आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो सी-टेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए बिना देरी आज के क्लास शुरू करते हैं। अगर इससे पीछे वाला वीडियो हमारा नहीं देखे हुए हैं तो आप देख लीजिए। इस सही विषयों का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर हमारे चैनल पर जा करके आप उसमें प्लेलिस्ट के द्वारा हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। ट्वेंटी 21 का निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? सृजनात्मक का पोषण करता है। ऑप्शन है एक, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दूसरा है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। चौथा है परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग देना। किसे सृजनात्मक का पोषण करता है? कौन? यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक, अच्छी शिक्षा के व्यवहार मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्नों को अवसर उपलब्ध करना। यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए अवसर कह रहा है, दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव टैगवर्ड यही है। बच्चों को सृजनात्मक बनाना है, कुछ सीखने के लिए बनाना है तो उसे वो जो है प्रश्न पूछने का अवसर देना जरूरी है। उसे पोषित करना होगा कि बच्चे प्रश्न पूछे। ठीक है। तीसरा भी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ये तो निगेटिव है। हम इसको नहीं बता सकते हैं कि आपको लक्ष्य क्या है, आगे क्या करना है। ये सब नहीं कर सकते हैं कि आपको आगे नौकरी करना है या बिजनेस करना है, कमाना नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कोचिंग कराना ये सब नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 22 का, अधिगम की प्रकृति दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है एक, कर्ट लेविन द्वारा, दूसरा है आशुबेल द्वारा, तीसरा है स्किनर द्वारा, चौथा जीन पियाजे द्वारा। अधिगम की प्राकृतिक दशा का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जीन पियाजे नहीं किया था, स्किनर नहीं किया था, आशुबेल नहीं किया था। ये है ऑप्शन नंबर 1 राइट है, कर्ट लेविन द्वारा। कर्ट लेविन ने जो है अधिगम की प्राकृतिक दशा का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23 का,
शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य, शिक्षक के प्रमुख कार्य को बताना है। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है शिक्षण अधिगम से? ऑप्शन है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दूसरा है बालक को पढ़ाना, तीसरा है बालक का ज्ञानवर्धन करना, चौथा है बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है बताइए? बालकों को पढ़ाना यह प्रमुख कार्य है? नहीं। बालकों का ज्ञान वर्धन करना मतलब बालकों को ज्ञान को वृद्धि करना, क्या यह शिक्षक के प्रमुख कार्य है? चौथा है बालकों को अच्छे संस्कारों में डालना, क्या शिक्षक का प्रमुख कार्य है? नहीं। शिक्षक का प्रमुख कार्य है ऑप्शन नंबर ए का बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। बालक जब को सीखने के लिए अभिप्रेरित करेंगे तो बालक स्वयं पढ़ेगा, उसमें ज्ञान बढ़वे करेगा, उसका संस्कार अच्छा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता को विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता का विकास के लिए आवश्यक तत्व है एक भाषा संप्रेषण में निपुणता, दूसरा है असीमित कल्पना शक्ति, तीसरा है बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, चौथा है उसकी बोलने की गति। 24 का बताइए। इसका सही उत्तर है भाषा संप्रेषण में निपुणता। नहीं, यहाँ पे कह रहा है तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता, तो भाई जिसको संप्रेषण क्षमता अच्छा होगा, बोलने का होगा, लिखने का होगा, नहीं, वो जो है भाषा संप्रेषण में निपुणता होगा, तभी वो तर्क कर सकता है, सोचने की क्षमता का विकास उसमें आवश्यक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 का, समस्या समाधान की दृष्टि से समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा बनमानुष पर प्रयोग उल्लेखनीय है? बनमानुष पर प्रयोग ऑप्शन है थॉर्नडाइक के, दूसरा है कोहलर के, तीसरा है स्किनर के, चौथा जीन पियाजे के। बनमानुष पर प्रयोग कोहलवर्ग साहब ने किए हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 का, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम वातावरण क्या होता है? एक है योग्यात्मक प्रतिरूप, दूसरा है गुणात्मक प्रतिरूप, तीसरा है ऋणात्मक प्रतिरूप, चौथा है धनात्मक प्रतिरूप। किसी बालक का व्यक्तित्व का वंशाक्रम तथा वातावरण, वंशाक्रम और वातावरण मतलब आनुवंशिकता और वातावरण कह रहा है। इसका सही उत्तर है गुणात्मक प्रतिरूप। आनुवंशिकता और वातावरण जो है गुणात्मक प्रतिरूप किसी बालक में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 का, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन है यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है,
दूसरा ऑप्शन है, यह सिद्धांत बताता है कि कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसमें समग्र रूप से बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाए। तीसरा है, शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों में सहायता करता है। चौथा है, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों और संसाधनों में सहायता मिलती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए इसे थोड़ा छोटा कर दिया हूं। बताइए, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत को बारे में बताना है। सीखना सभी तरह के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है? नहीं। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। ये भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ पढ़ाया जाए, कुछ बताया जाए, उसे समग्र रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके बच्चों के सामने प्रस्तुत करने पर ही होगा। जैसे हमको कुछ बताना है, जैसे डीजल या पेट्रोल ही के बारे में बताना है, तो क्या उसके सामने बच्चों के सामने उसे प्रस्तुत करेंगे? ये ऐसा उतना संभव नहीं है। शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षार्थियों की सहायता करता है? नहीं। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए 28 का, समावेशी शिक्षा खाली जगह है को शामिल करने कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती हैं। ऑप्शन है, एक, केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों, केवल सामान्य शिक्षार्थियों, सामान्य एवं अधिगम अधिगम शिक्षार्थी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? समावेशी शिक्षा को शामिल करने पर उद्देश्यों को प्राप्त करती है। किसको शामिल करने पर? केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, केवल अधिगम, केवल प्रतिभाशाली शिक्षाओं को शामिल करके? नहीं। केवल अधिगम अक्षमता वाले संस्थाओं को? नहीं। देखिए ये तीनों ऑप्शन में केवल 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 ये तीनों निगेटिव सेंटेंस है, ये तीनों नेगेटिव टैगवर्ड है। अतः यहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा में सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल कर करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है समावेशी शिक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 का, लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता होती है। लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता होती है किसमें? अप्रेक्सिया में, डिस्फ्रेजिया में, डिस्ग्राफिया में, अफ्रेजिया में। इसका सही उत्तर है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया में जो है लिखने, चलने, टहलने और बोलने में कठिनाई होती है। लिखने, चलने, टहलने और बोलने में सभी कठिनाई क्या होती है? अप्रेक्सिया। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 का, अंतरराष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा उद्देश्य निर्देशित करता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। ऑप्शन है, सामाजिक न्याय एवं स्वतंत्रता, दूसरा है आर्थिक न्याय एवं समानता, तीसरा है सामाजिक न्याय एवं समानता, चौथा राजनीतिक न्याय एवं समानता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जो है सामाजिक न्याय एवं समानता पर जो है को उद्देशित करता है, उसे बल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर राइट 30 का राइट है। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सीटेट के लिए को उपयोगी फूल हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।